हम कितने अभिज्ञ हैं इस चीज़ से, सो अनग्रेटफुल वी आर कि हम अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को अनदेखा करते हैं। अभी भी लोग ब्लफ करके लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। अभी भी देखो, नेटवर्क मार्केटर्स की प्रोफाइल इंस्टाग्राम की हो या फेसबुक की हो, उसमें वो इन्फोप्रेनियर, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर 75 चीज़ें लिख देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। ये इंडस्ट्री का सब कुछ बदला। नो, आप देखें, रूल्स आए, नो, प्रोडक्ट के अंदर में कितना बदलाव आया, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो ट्रेनिंग। अगर हमने गीता को पढ़ लिया, हमने महाभारत को पढ़ लिया, हमने वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमारी ज़्यादा अच्छी नर्चरिंग होगी, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज़ टू मेक पीपल रियलाइज़ कि वो क्या कर सकते हैं। लोग तुरंत सोशल मीडिया में ज्वाइन करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, हाई सर, हेलो सर, आ गया दुनिया का नंबर 1 प्लान, मेरा प्लान बेस्ट प्लान है, प्लान मैसेंजर में भेज दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पैसे कमाएं, घर पे बैठकर पैसा कमाएं। हम प्रोजेक्ट ही ऐसा करते हैं कि बिना मेहनत किए पैसा कमाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में आओ। डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इस दुनिया का प्रोफेशन है। हर एक मूव के पीछे एक इमोशनल रीज़न है, उस इमोशनल रीज़न तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ये आत्ममंथन की बात है और यहाँ तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं नेटवर्किंग की गहराई में उतरने की, तो आज हम जिस गहराई में उतर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का, वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन। दोस्तों, आज जिस गेस्ट के साथ हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें 1 दशक का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और वो एक गजब ट्रेनर है। और मैं बताना चाहूँगी कि वो 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं और एक टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए और इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के लिए? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Shiv Arora. सर नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। थैंक यू सो मच मैम। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि शिव अरोड़ा सर एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं और नेटवर्किंग का एक अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं, और हम उनके मुंह से ही सुनना चाहेंगे उनकी क्या जर्नी रही, कैसे वो एक नेटवर्कर से ट्रेनर बने। मैम, आई वॉज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जब पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मिला था। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, साल 2006 था। आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल जो प्रेजेंटर की थी। उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था कि मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा बोल सकूं। बिकॉज इन ऑल ऑफ माई स्कूल करियर मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं रहा था। ओके। तो मेरे अंदर वो ललक हमेशा से थी कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, स्टेज में जाऊं। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे मैं वो अपने अधूरे सपने को पूरा कर सकता हूँ। तो फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड मैंने ये अपनी जर्नी शुरू की। तो सर आपने नेटवर्किंग को ही, हालांकि आपका एक्सपीरियंस था, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि नेटवर्किंग में ही ट्रेनर का आपने करियर क्यों देखा? इसके पीछे एक ठोस रीज़न क्या था? देखिए मैम, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से निकला, एट दैट टाइम हमारा ऐसा कल्चर ही नहीं था कि वो मंकी जंपिंग वाला कि इस कंपनी से दूसरी कंपनी को देखें। फॉर अस नेटवर्किंग मतलब वो कंपनी या एंड ऑफ द करियर। बहुत से लोगों ने ये तो सुझाव भी दिया कि आप कंपनी खोल लीजिए, हम आ जाते हैं, बट वी नो कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला हम अपनी टीम ले आएंगे, सर आप कंपनी खोल दो। बट कंपनी चलाना और कंपनी में काम करना 2 अलग अलग बातें हैं। और मैंने अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के साथ एक डिसीजन लेने का सोचा, जो मुझे लगा कि माई स्ट्रेंथ इज़ ऑन ट्रेनिंग। मैं जस्टिफाइड किसी करियर में कर सकता हूँ तो वो
ट्रेनिंग है. दैट इज़ द रीज़न मैंने ट्रेनिंग को चुना. सर व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग, तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो दिमाग में आती है लोगों के, हमारे भी दिमाग में आती है. ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, NLP कोच. तो इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, अगर आप बता सकें, और आप किस कैटेगरी में अपने आप को फिट मानते हैं? मैं बचपन से बेच रहा हूँ, तो आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ सेल्स एंड बिजनेस कोच. बट मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोग आजकल ये टर्म का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर वर्ड थोड़ा सा बदनाम हो गया है. नो, क्योंकि वो टॉक्सिक मोटिवेशन ना, केवल जस्ट पॉजिटिविटी परोसने वाली बात होती है. बट मैं मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को कहने में कहीं पे भी हिचकिचाता इसलिए नहीं हूँ, बिकॉज व्हाट डज मोटिवेशन मीन? मोटिव. आप जब किसी के मोटिव क्लियर करते हो ना, आप जब किसी का वाई क्लियर करते हो, आप उसका मोटिव क्लियर कर रहे हो और आप उसको मोशन में ला रहे हो, मतलब आप एक्शन में ला रहे हो. तो अ जॉब ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर कि वो उसका वाई क्लियर करे और उसको एक्शन में लाए. पीपल, हाँ, लेकिन आजकल थोड़ी सी पर्टिकुलरली इतने सारे स्पीकर्स, ट्रेनर्स हो गए हैं, तो एक अलग अलग कैटेगरीज आ गई है. तो NLP इज समथिंग जो केवल सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में आपको हेल्प करते हैं. दो इवन आई एम अ सर्टिफाइड NLP कोच, बट आई डू नॉट यूज़ दैट थिंग बिकॉज मुझे सेल्स साइकोलॉजी पे ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो आई यूज़ द टर्म सेल्स एंड बिजनेस कोच विथ माई नेम. सर जब साइकोलॉजी की बात आती है तो थोड़ा सा हमें जो है पता है आपके बारे में कि आप विपश्यना भी करते हो, तो कितना इम्पोर्टेंट वो, क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, नेटवर्किंग के दीवाने हैं, वो भी थकते हैं, उनको भी एक फ्रेशनेस चाहिए होता है और फिर से उनको एक एनर्जी चाहिए होती है वापस काम के लिए. तो किस तरीके से विपश्यना हेल्प करता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. विपश्यना कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है लाइफ का, और बिना स्पिरिचुअलिटी के मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी कामयाब नहीं हो सकता. स्पिरिचुअलिटी हर किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. विपश्यना इज़ अ मेडिटेशन टेक्निक. मैं मेडिटेशन के तरफ 2012 से ही थोड़ा सा मतलब मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया था मेडिटेशन को लेके. तो मैंने बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में जाके मेडिटेशन सीखने का कोशिश किया. एक क्यूरियोसिटी होती है, यूट्यूब के अंदर में भरे पड़े हैं मेडिटेशन के वीडियोस एंड ऑल. बट मेरी सर्च 2017 में ख़त्म हुई जब मैंने विपश्यना का पहला शिविर किया. आई गो विपश्यना एवरी ईयर वंस, तो पक्का है. और मैं इसको अपनी डेली लाइफ का भी एक पार्ट बना के रखा हूँ कि एक बार आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जैसे समय मिले, बट प्रैक्टिस तो करना है. तो आप कुछ नेटवर्किंग के दीवानों को कुछ बताना चाहेंगे कि वो डेली या वीकली या मंथली खुद बैठ के कुछ सेल्फ एनालिसिस या विपश्यना के कुछ कर सकते हैं? विपश्यना का 10 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, आनापाना मेडिटेशन जिसको कहते हैं, जिसमें आपको अपनी आती और जाती श्वास पर केवल नज़र रखना है. फॉर एग्जांपल, ये आपके नॉस्ट्रल्स हैं एंड आप अभी अनअवेयर हो, बट आपकी श्वास आ भी रही है, जा भी रही है. ये नेचुरली हो रहा है ये प्रोसेस. एंड हम कितने अभिज्ञ हैं इस चीज़ से, सो अनग्रेटफुल वी आर, कि हम अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को अनदेखा करते हैं. अगर आज ये श्वास आना शिव अरोड़ा की लाइफ में बंद कर दे, शिव अरोड़ा एक बॉडी रह जाएगा. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ ब्रेथ एंड वी डू नॉट गिव इम्पॉर्टेंस. तो आनापाना मेडिटेशन टेक्निक, केवल आप अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान दीजिए. आप देखेंगे कि आपका माइंड एकदम स्थिर हो जाएगा एंड उसके बाद जो आपका प्रोडक्टिविटी का लेवल है ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मेडिटेशन इज़ अ मस्ट प्रैक्टिस टेक्निक फॉर एवरीवन. नेटवर्कर्स को तो खास करके करनी चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, ज़्यादा दौड़ भाग वाला होता है, उनको हर तरह का रोल प्ले करना होता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. हम ये पूछना चाहेंगे सर, डायरेक्ट सेलिंग में कितना इम्पोर्टेंट है एक मोटिवेशनल कोच का रोल जो है, कह सकते हैं? हाँ, बिना कोच के तो लाइफ में आगे मूव करना ही इम्पोर्टेंट, मतलब पॉसिबल नहीं है. आप देखो, विराट कोहली इज़ अ ग्रेट बैट्समैन. विराट कोहली के पास आज सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट उसके बावजूद भी विराट कोहली का एक बैटिंग कोच है, एक हेड कोच है.
अच्छा, बैटिंग कोच का आप रिकॉर्ड देख लो, विक्रम राठौड़, नॉट वेरी गुड कंपेरेटिवली, नो, बट स्टिल ही इज द कोच. क्योंकि कोच बाहर देख सकता है आपको कि आपकी किस चीज़ की कमी रह जा रही है. आप तो भाग रहे हो ना, आपको नहीं पता है कि मेरी कहाँ कमी रह जा रही है. आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट है, बट कोच के रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. तो कोच का हमारी लाइफ में रहना तो बहुत ज़रूरी है. वो मुझे हेल्थ कोच की ज़रूरत है. अब मैं बोलूँगा मैं एक कोच हूँ तो मुझे हेल्थ कोच की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ कर लूँगा. नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही रही मैम कि हर इंसान सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है. एक मैनेजमेंट वो सोचता है कंपनी भी मैं चला लूँ, ट्रेनिंग भी मैं कर दूँ, प्रोडक्ट भी मैं उसमें R&D कर लूँ. सब चीज़ जब करने जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कर नहीं सकते हैं, बट हाँ, अगर कहीं सपोर्ट लेना चाहिए तो लगे तो ज़रूर लेना चाहिए. जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसी को वो काम देना चाहिए. एग्जैक्टली. इससे एक चीज़ और निकल के आती है सर कि इनसिक्योरिटी बहुत रहती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में. आपस में कंपटीशन भी है, तो जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं उनके बीच में भी कंपटीशन रहता है. सेम विद ट्रेनर्स कि अगर एक ट्रेनर है एक कंपनी में तो वो कभी नहीं चाहेगी वो दूसरी कंपनी में भी सेम एजुकेशन दे या मोटिवेशन दे, कहीं कुछ सिमिलर ना हो जाए, लोगों को सिमिलर ना मिल जाए. तो इस पर आपका क्या टेक है, क्या कैसे मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग तो किसी भी कंपनी में, मतलब अलग अलग कंपनी में सेम नहीं रहती है, बिकॉज अलग अलग कंपनी की नीड्स अलग है ना. तो मेरी ट्रेनिंग हर बार किसी भी कंपनी के लिए हो वो कस्टमाइज्ड होती है एज पर द नीड. अगर मैं एक ही ट्रेनिंग बार बार हर जगह जाकर लूँगा तो मेरा क्या USP रह जाएगा, मुझे फिर लोग बुलाएंगे क्यों. नेटवर्क मार्केटिंग में एक से एक धुरंधर हैं, और जो कंपनी चला रहे हैं जाहिर सी बात है वो उससे बड़े धुरंधर हैं. उनके पास अनुभव रहा है. अब मुझे मेरी तैयारी एज अ ट्रेनर इतनी रखनी पड़ती है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं. उनके जो चैलेंजेस आ रहे हैं करेंटली वो फेस कर रहे हैं, उनके वो चैलेंजेस कम हो. अदरवाइज वो ट्रेनर या कोच को क्यों बुलाएं. तो हाँ, वी प्रोवाइड कस्टमाइज ट्रेनिंग एज पर द नीड. अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्रेनर्स की, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रेनर्स में भी कुछ कैटेगरीज डिफाइन हो गई हैं. हालांकि किसी ने की नहीं है पर वो हो गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट. जैसे कुछ 25-30 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ अभी इनिशियल स्टेज पे जैसे आप हैं एस्पायरिंग. तो क्या कंटेंट में कुछ फ़र्क है या किस चीज़ में फ़र्क है उनकी ट्रेनिंग में और आपकी ट्रेनिंग में? मैम, अनुभव तो हमेशा काउंट करता है, अनुभव की हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए. अगर आज मुझे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 18 साल हुए हैं और किसी को अगर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 20 साल 25 साल हुए हैं तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू तो ज़्यादा रहेगी, तो उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. बट एक्सपीरियंस के साथ साथ एट द टाइम कि अभी वो कितना ग्रो करने के लिए तैयार है. चूँकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो एक ही प्रोडक्ट या एक ही ट्रेनिंग केवल सेल कर रहे हैं तो वो सेलिंग का काम हो गया कि जस्ट ही इज सेलिंग हिज नेम. बट अगर मुझे या किसी को भी 2 साल हुए हैं और अगर वो कंपनी में वैल्यू ऐड करने में कामयाब है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कामयाब है, तो उसकी ज़रूरत तो पूरी हो गई. एट द एंड ट्रेनर की कीमत तो डिसाइड करता है ना उनका क्लाइंट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं ना. अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अगर 1 साल वाले ने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो 18 साल वाला 25 साल वाला क्या काम का. क्यों ज़रूरी है, क्यों हम उतने पैसे दें. सही बात है. तो सर, प्रॉब्लम की आपने जहाँ तक बात करी है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या मेजर प्रॉब्लम है अभी डायरेक्ट सेलर्स के लाइफ में. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सबसे बड़ी समस्या है कि इस इंडस्ट्री को इतना समय हो गया है, ये इंडस्ट्री का सब कुछ बदला. आप देखें रूल्स आए, प्रोडक्ट के अंदर में कितना बदलाव आया, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो ट्रेनिंग. वो 7 स्टेप्स, वो 8 स्टेप्स, वही बातें, वही मोटिवेशन. मैं अपनी ट्रेनिंग मीटिंग में हज़ारों लोगों से ये सवाल पूछा है कि आप जब अपने प्रॉस्पेक्ट से ये बोलते हो, प्लान दिखाते हो और प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप उनको क्या जवाब देते हो.
तो लोग बहुत चौड़ में खड़े होते हैं और बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सर पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है, और मैं बोलता हूँ वाह 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 वाह, वो बहुत खुश होता है कि मैंने सही जवाब दिया। मैंने बोलता है यही दुर्भाग्य है, यही 20-25 साल पुरानी लाइन रटे हुए हो और यही लोग बोल रहे हैं। शब्द अलग हो सकते हैं मैम, आप भी आजमा सकते हो, आप भी डायरेक्ट सेलर्स की कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, आप पूछना, आपको 99.99% यही जवाब आएगा। यू नीड टू चेंज द आंसर। ज़रूरी है इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, ट्रेनिंग। नो, जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो वही पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अभी भी लोग ब्लफ करके लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। अभी भी देखो नेटवर्क मार्केटर्स की प्रोफाइल इंस्टाग्राम की हो या फेसबुक की हो, उसमें वो इन्फोप्रेनियर, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर 75 चीज़ें लिख देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी ने तो कैटलॉग ही खोल दिया अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में, वो प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेनिंग की कमी है कि अब कोई भी यंगस्टर, आप प्रोडक्ट कैटलॉग बना के रखे हो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को, क्या आपसे जुड़ना चाहेगा? वो बोलेगा अरे यार मेरे को भी ये प्रोडक्ट कैटलॉग की दुकान खोलनी होगी अपने फेसबुक प्रोफाइल में। और फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। आज वो सोशल स्टेटस है, एक आईडी है आपका। तो अब वो बोलेगा कि यार ये मैं प्रोडक्ट बेचने वाला बन जाऊं, मुझे ऐसे सिस्टम में ज्वाइन ही नहीं करना है। तो डू यू हैव दैट एक्स फैक्टर मिस्टर डायरेक्ट सेलर, कि आप लोगों को आप अट्रैक्ट करके इस प्रोफेशन में ला पाएं? तो फॉर दैट यू नीड कि अब आपको बेचना नहीं सीखना होगा, आपको बिकना कैसे है ये सीखना होगा। तो हमारा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है आर्ट ऑफ सेलिंग, जिसमें मैं बोलता हूँ कि लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों से जोड़ना है। लोग मेरे को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, सर बताओ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? अब प्रोस्पेक्टिंग वर्ड आप एक बात सोच के देखो ना, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लगता है कि मैं निकल रहा हूँ लोगों को शिकार करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए निकल रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग दोस्त बनाने, स्कूल जाते थे दोस्त बनाते थे, कॉलेज जाते थे दोस्त, बट यहाँ पे आपको अपनी इंटेंशन को बदलना होगा कि मैं इसको दोस्त केवल नेटवर्किंग के लिए बना रहा हूँ। ये इंटेंशन अगर छोड़ दी तो वो प्रोस्पेक्ट के लाइफ में कोई, वो जो दोस्त बना उसके लाइफ में, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से सॉल्व हो सकती है। वो आपको उसको दिखाना है। तो वी आर सिंप्लीफाइंग ट्रेनिंग बाय जस्ट, हम लोग थोड़ा से स्टेप्स को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनविटेशन डायरेक्ट नहीं, इनविटेशन के पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करो। मुझे बहुत रिग्रेट होता है इस बात में कि रैपो बिल्डिंग के बारे में इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग के अंदर में बहुत कम बात होती है। ऐसा नहीं, बात नहीं होती है, बहुत कम बात होती है। नो, फॉलोअप के वही तरीके हैं बताए जाते हैं कि आपको सेल्स किसी भी कीमत पर लानी है। नो, अच्छा, एक और ट्रेनिंग मिलती है सेल्स को, या तो बोलते हैं नंबर गेम। सेल्स नंबर गेम है कि आप जितना ज़्यादा प्लान दिखाओगे उतना ज़्यादा कामयाब होगे। मतलब आप प्रोसेस बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, तुमने प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आया, अरे और प्लान दिखाओ, नंबर। नो, सेल्स क्या है? रिजेक्शन गेम है। जितना ज़्यादा तुमको रिजेक्शन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट, ठीक है मोटिवेशन ज़रूरी है कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि नो रिजेक्शन मिलते हैं यहाँ पर, बट रिजेक्शंस जो मिल रहे हैं उसके थोड़ी सी R&D तो करो। उसका प्लान देने का तरीका तो गलत नहीं है, उसके बुलाने का तरीका तो गलत नहीं है, वो क्या कह के बुला रहा है। 99% ऑफ द कंपनी की सेल्स ग्रो ऐसी हो जाएगी अगर उसके सारे लीडर्स प्लान दिखाने पे फोकस करना लगेंगे। प्लान दिखाना ही सबको अच्छे तरीके से नहीं आता, बिल्कुल। और हम यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर में घुस के बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने लगे, बड़े बड़े केस स्टडीज दिखाने लगे, फ़ायदा नहीं है। तो सिंप्लीफाइड करके चीज़ों को दिखाना ही एक ट्रेनर का काम है, ना कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके दिखाना। राइट सर, जो कंपनीज ये सोचती हैं कि हम ही मैनेज कर सकते हैं ट्रेनिंग, या वो उनके जो अंदर के लीडर्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं, और एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी रिक्वायरमेंट एक कंपनी को रहती है बाहर से एक ट्रेनर हायर करने के लिए? बिल्कुल, वो कैपेबल हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं,
बट एक आउटसाइड ट्रेनर को जो फुल टाइम इस प्रोफेशन में है, वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता है. मतलब मेरा जो पूरा स्केड्यूल है, 24 घंटा है, वो किस विषय में गुजरता है, केवल ट्रेनिंग के बारे में सोच के. नो, तो दैट इज़ आवर जॉब. तो ऑब्वियसली हम इसमें आपसे एक स्टेप तो बेहतर हो सकते हैं, बेहतर ना भी हो, कुछ अलग तो हो सकते हैं. तो वो कुछ अलग के लिए एक आउटसाइड अप्रोच या एक आउटसाइड कोच को लाना आपके लिए अच्छा रहता है. लेकिन नॉट जस्ट फॉर द एक शोकेस के लिए आप बुलाएं कि मैंने इतने बड़े ट्रेनर को अपने प्रोग्राम में बुला लिया, तो मेरा प्रोग्राम में देखो मैंने इसको बुलाया. अब तो ये रिवाज भी चल चुका है ना कि मैंने इस ट्रेनर को अपनी कंपनी के प्रोग्राम में बुलाया, इस ट्रेनर को. आप ट्रेनर्स बदल के अपने लोगों को कोच नहीं कर सकते हो. नो, एक पर्टिकुलर ट्रेनर होना चाहिए जिससे आपके एक सिस्टम की बात हो, 3 महीने का बात हो. जैसे हमारा एक सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है कि 6 महीने का, 11 महीने का, 3 महीने का एक प्रोसेस है कि हम उस प्रोसेस के अंदर में आपके 20 to 25% लीडरशिप ग्रोथ की एश्योरिटी देते हैं. मतलब अगर कोई हमको हायर कर रहा है तो वो क्यों हायर करेगा? ग्रोथ के ग्रोथ के लिए. तो ग्रोथ भी तो एश्योर्ड होना चाहिए ना. जवाबदेही तो सबकी बनती है. अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो हम तो अपने पूरे वर्कशीट्स मॉडल के साथ काम करते हैं कि आपका ये देखो सर हमारा काम, ये हमारे काम का रिजल्ट. लेकिन अभी क्या है कि ट्रेंड के हिसाब से भी ट्रेनर को बुलाने का रिवाज है. तो कई बार हमें बुलाया जाता है जस्ट सर 1 घंटा आपको बोलना है वहाँ पर, तो फिर बुला ही क्यों रहे हो? चेहरा दिखाने के लिए मेरे सोशल मीडिया पेज से जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, क्रॉस प्रमोशन होगा. दूसरी कंपनियां देखेंगी कि शिव अरोड़ा को उस कंपनी ने बुलाया, दूसरी डायरेक्ट सेलर देखेंगे अरे इस कंपनी में वो ट्रेनर आते हैं. तो क्रॉस प्रमोशन मिलता है. क्रॉस प्रमोशन का दोनों को बेनिफिट होता है, मुझे पता है. लेकिन अगर आपको हमारे साथ हमें इन्वॉल्व करना है तो हमें कुछ समय भी देना चाहिए होगा. तो मैं तो बोलता हूँ कि 3 महीने का समय तो मुझे पूरी कंपनी को समझने के लिए लगेगा ना, आप किस तरह से काम कर रहे हैं. और आप चाहते हैं कि मैं केवल आपके साथ काम करूँ, आप मेरी सारी नीड्स पूरी कर दो, है ना. आप मेरी नीड्स का मतलब आप मुझे एंगेज कर दो ना. आप मेरे सारे कैलेंडर्स ब्लॉक कर दो, तो हो गया एंगेज. हमें अपने 12 महीने की कैलेंडर्स के डेट को ब्लॉक करना है, दैट इज़ आवर जॉब. वो और हम किसी की लाइफ को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमारा जो एक पर्सनल ग्रूमिंग टाइम है वो हमारा फोकस रहता है. सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि जो एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है डायरेक्ट सेलर को, वो और जो एक कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या डिफरेंस आप मानते हैं और कौन सी बेहतर है? दे कौन रहा है ट्रेनिंग, ये मैटर करता है. अगर यूनिवर्सिटी में वो बंदा दे रहा है जिसने डायरेक्ट सेलिंग की ही नहीं है ना, तो फ़ायदा नहीं है. अगर वो बंदा दे रहा है जिसने डायरेक्ट सेलिंग की है, जिसको फील्ड के चैलेंजेस पता है, वो कंपनी के अंदर से दे, यूनिवर्सिटी से दे या कोच बन के दे, फ़ायदा है. अब तो क्या है कि साल भर के एक्सपीरियंस के बाद भी लोग मोटिवेशनल स्पीकर का वो अब कई बार हमारी टीम कॉल करती है, अगर किसी कंपनी में बात होती है तो अच्छा एक और ट्रेनर का कॉल आ गया, एक और ट्रेनिंग कंपनी से कॉल आ गया, तो दे टेक इट एज दैट वे. हाँ, फिर जब बताते हैं कि हाँ सर शिव अरोड़ा है, इस तरह से हम काम करते हैं, हमारे साथ मीटिंग होती है, दे बिकम सेटिस्फाइड. वो फिर हमारे साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलने के लिए चलते हैं कि हाँ सर हम लॉन्ग टर्म तक आपको काम देंगे. बिकॉज काम देने का मतलब क्या है कि सर एक मीटिंग में हम कहाँ से कुछ उलट फिर थोड़ी कर देंगे. हम आपकी कंपनी के लोगों को आके कोई ऐसी थोड़ी है कि जादू की गुट्टी पिला देंगे कि वो सुपर एक्टिव हो जाएंगे. बात देखो मैम, बात क्या होता है ना कि बातें वही हैं, बातों का जो जामा है वो आज का होना चाहिए, वो बातें रिलेवेंट होनी चाहिए. कितना टाइम पेशेंटली एक डायरेक्ट सेलर को देना चाहिए? कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल. एंड एक ही कंपनी में, ये सबसे बड़ा, 3 साल एक ही कंपनी में नहीं, उसको रहना तो एक ही कंपनी के साथ वो पूरा R&D करके अपने लाइफ टाइम सोच कर जाना है. लेकिन 3 साल तो आपको टिक कर रिजल्ट का वो काम करते रहना चाहिए. आप 5 साल इस एक कंपनी के अंदर में, इंडस्ट्री के अंदर में टिक जाओ और काम ही नहीं करो तो कोई फ़ायदा नहीं है. राइट, है ना. टिक कर काम करो, मेहनत करो, आपको रिजल्ट्स
100% डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मिलेगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग आपको वो दे सकती है जो और कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती है, बिकॉज आप जो दूसरी इंडस्ट्री में 20 साल काम करते हो वो काम आपको 20 साल का यहाँ पर 2 साल 3 साल में करना पड़ता है, और करते हैं तभी हमको इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स भी देखते हैं, जिसको लोग काट देते हैं। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं ये चेक्स फेक होंगे। 15 लाख का चेक कैसे हो सकता है, 20 लाख का चेक कैसे हो सकता है, 25 लाख का चेक कैसे हो सकता है, एक 25-30 साल का लड़का इतनी महंगी गाड़ी कैसे चला सकता है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उन्होंने 20 साल की मेहनत 2 साल 3-4 साल में कर दी। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू टेक्स्ट जो हैं उनमें उनको रिलेट करके ट्रेनिंग देते हैं जी। तो क्या कभी आप भी इस तरीके से देते हो और कितना वो सटीक बैठता है हमारे मॉडर्न एरा में? हमारे मॉडर्न एरा में जहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले NLP जैसे शब्द का प्रयोग किया था, या मैं बात करूँ द सीक्रेट की, या बात करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी है, जो वेस्टर्न कोचिंग पैटर्न है, उसको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी है ये आई कहाँ से? ये हमारे वेदों से तो आई, ये हमारी माइथोलॉजी से तो आई, वेदांता से तो आई। तो ये तो हमारी ट्रेनिंग का क्रक्स है। लोग बोलते हैं कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ लो। आप स्वामी जी को पढ़ना, आप पढ़ो ना, आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो ना, जहाँ से ये लोक व्यवहार गया है आप उनको पढ़ो ना, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे को तो लगता है कि इससे अच्छा जो ट्रेनिंग हमारा खुद का नहीं हो सकता है। अगर हमने गीता को पढ़ लिया, हमने महाभारत को पढ़ लिया, हमने वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमारी ज़्यादा अच्छी नर्चरिंग होगी, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी। लेकिन अभी बेस्ट सेलर बुक का ज़माना है, और जब किसी फॉरेनर का नाम वहाँ पे होता है ना, तो वो हमको ज़्यादा एक्साइट करता है। वो भले फॉरेन में 2 साल पहले उस किताब को लिखा हो या एज अ ट्रेनर आया हो, बट मार्केटिंग मेक्स द डिफरेंस नाउअडेज। कुछ एक आध रेफरेंस आप सर हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं जो वो फॉलो करके ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? द बेस्ट आई कैन सजेस्ट इज़ कि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। बहुत अच्छा गोल्स के ऊपर में वेदांता फिलॉसफी इस ऐसी एक फ़िलॉसफी है जिसको पूरा वर्ल्ड कॉपी कर रहा है, वेस्ट मान रहा है, और आपके पास है वो दौलत, आप उसको नहीं मान रहे हो। यहाँ पे लोग मेडिटेशन करने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं, भारत में आते हैं, लोग कैंची धाम जाके ध्यान करते हैं। तो लोग हमारे पास आ रहे हैं हमारे कल्चर के वजह से, और हम अपने कल्चर को वो बातों को बोले कि अरे यार इन बातों में क्या रखा है, या इनसे हमको क्या सीखने को मिलेगा, तो नॉट जस्टिफाइड। सर हम जानना चाहेंगे, आपको भी बहुत समय का अनुभव हो गया डायरेक्ट सेलिंग में एज ए नेटवर्कर भी और ट्रेनर भी, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग में और एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कितना फ़र्क होता है? मैम फ़र्क मौलिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में तो कुछ नहीं होता है, बिकॉज एट द एंड आपको लोगों के पोटेंशियल लोगों को रियलाइज़ करवाना रहता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग इज़ टू मेक पीपल रियलाइज़ कि वो क्या कर सकते हैं, है ना। ये मोटिवेशनल पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक स्ट्रैटेजिकल पार्ट होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में यहाँ तक ज़्यादातर ट्रेनिंग सीमित हो जाती है, जिसके बाद लोग मोटिवेट होके तो निकल जाते हैं कि करना है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मिसिंग रहता है यहाँ पर कि कैसे करना है ना। जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि लोगों को बता दिया जाता है कि जब लोग बोलते हैं कि सर मैंने आज बहुत प्लान दिखाए, मुझे सब लोगों ने मना कर दिया, तो हम उनको बता देते हैं सेलिंग तो रिजेक्शन गेम है, सेलिंग तो नंबर गेम है। बट हम उनको ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स में रिजल्ट आ सकते हैं। तो पहले से ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोगों को बता देते हैं कि आप 10 को बुलाओगे, 7 आएंगे, उसमें से 3 आपको सुनेगा और 1 से 2 आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या है कि माइंडसेट पहले से ही तैयार कर देते हैं ऐसा कि आपको रिजेक्शन के लिए, नंबर गेम समझाने के लिए। बट आप उनको स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग दो ना, बिकॉज सेल्स इज़ एक्चुअली एक कला के साथ साथ एक साइंस भी है, राइट। आपको सही तरीके से जब आप 10 डिजिट किसी को आप कॉल लगाते हो, 10 डिजिट प्रेस करते हो, तो
एक भी डिजिट इधर उधर होगा तो उसका आपको नंबर कहीं और कनेक्ट करेगा। तो इन द सेम वे सेल्स का भी एक प्रोसेस है, और अगर आप सही प्रोसेस करोगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 भी रिजल्ट मिल सकता है। बट वो प्रोसेस और वो स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मिसिंग है। बट अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग और कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग को देखूं तो इंटरेस्टिंग तो हमेशा से डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग रही है, बिकॉज कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। बट वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्ट्रेटेजी पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पे मोटिवेशन पार्ट ज़्यादा है। बट एक बीच में अगर बैलेंस हो जाए तो बहुत कमाल की ट्रेनिंग होगी, और जिससे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और इसीलिए ना डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनर्स कॉर्पोरेट में हिट है, क्योंकि उनको हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना आता है। वहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर में वो परोस रहे हैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स नहीं दे रहे हैं। और कॉर्पोरेट ट्रेनर्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक्सेप्टेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट देते हैं। तो हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो थोड़ा सा हमने कॉर्पोरेट के अंदर में काम किया था डायरेक्ट सेलिंग के काम करने के बाद, तो अब जब हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ट्रेनिंग करना चालू किया, जब वो हम वो एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं तो उससे रिजल्ट्स बेहतर आ जाते हैं। हम जब बात करते हैं रिजल्ट्स की या प्रोबेबिलिटी की कि कितना लेवल तक हम अचीव कर पाते हैं अपने गोल्स, तो वहाँ एक चीज़ आती है कि कई बार लोग बोलते हैं कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था, या ठीक है तेरा हो गया क्योंकि तेरी किस्मत, तेरी डेस्टिनी ये थी, मेरी नहीं थी। तो कितना किस्मत और कितना कर्म हमारा तय करता है हमारी सक्सेस को? दोनों फैक्टर काम करते हैं, और किस्मत तो कर्म से ही बनती है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो अगर आपको आज किस्मत के रूप में कुछ मिल रहा है तो ये प्रारब्ध है। स्वामी जी कहते हैं कि 3P इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पहला है पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के तो कुछ मिल नहीं सकता है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के फैक्टर के साथ साथ प्रारब्ध का भी फैक्टर काम करता है कि आपके पहले हुए संचय कर्म जो आपके लाइफ में प्रारब्ध के रूप में आते हैं। और प्रारब्ध और पुरुषार्थ के ऊपर एक फैक्टर आ जाता है प्रार्थना। जब पुरुषार्थ भी काम नहीं करे, जब प्रारब्ध भी काम नहीं करे, उस वक्त प्रार्थना काम कर जाती है। तो लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी काम करती है या मैं कर सकता हूँ, कर्म काम करता है। तो दोनों काम करता है। सर अगर हम बात करें मोटिवेशन की, जैसे आपने बोला, तो क्या होता है कि लोग मोटिवेट होके आ जाते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने बताया आप NLP कोच भी हैं, एक साइकोलॉजी जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। कुछ टिप्स आप हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को अगर दे सकें कि किस तरीके से वो अगर कभी नेगेटिव होते हैं, वो बहुत पॉजिटिवली अपनी गोल की तरफ जा रहे हैं, और कभी वो नेगेटिव होते हैं, तो क्या ऐसी क्विक रेमेडी है जो उनको वापस से रिवर्स पॉजिटिव कर सकती है? मैं सबसे पहले मैम आपको बोलूँगा कि जो लोग क्विक रेमेडी खोजते हैं ना, वो क्विक ही तो नहीं है। नेगेटिविटी आती है, अगर आपके लाइफ में फेलियर आता है तो नेगेटिविटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको भागना चाहिए। बिकॉज नेगेटिविटी एंड फेलियर दे आर द थिंग्स जो हमको बिल्ड करता है। फेलियर से भागना सॉल्यूशन नहीं है, फेलियर से लर्न करना और आगे बढ़ना सॉल्यूशन है। हाँ, नेगेटिविटी हर कोई दूर करना चाहता है, और नेगेटिविटी से दूर करने के लिए हमको टिप्स की तो ज़रूरत है ना, और हमको वो फॉलो करनी है लाइफ में। तो हम अगर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाएंगे और कुछ चीज़ें तो हमको समझ में आती है ना कि कुछ चीज़ें इज़ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। अब अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी, ये तय है। अगर मेरे को UPSC की तैयारी करने में कहीं जा रहा हूँ तो मुझे अपनी सोशल लाइफ, फ्रेंड लाइफ, लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये तय है। बिकॉज ये इस प्रोफेशन की नीड है, डिमांड है। अगर मैं आर्मी में जा रहा हूँ तो अब क्या है कि इस प्रोफेशन का तो एक माइंडसेट मेरे को ये भी बना के चलना पड़ेगा ना कि मेरी जान जा सकती है। मेरे को जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा इस प्रोफेशन को चुनने के लिए। तो आपने जब सेल्स को चुना, आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, तो आपको बहुत हद तक नेगेटिविटी और फेलियर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आपका माइंडसेट लर्निंग होना चाहिए कि मैं हमेशा सीखने के लिए
तैयार रहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको हमेशा सीखने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा, आपको ग्रो करने के लिए इसमें बहुत जगह है, और जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर बढ़ सकते हो, बिकॉज जितना स्कोप सीखने का इस इंडस्ट्री में है वो कहीं पे नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर में आप सेल्स में जाते हो, आपका काम खाली सेल्स का है। कॉर्पोरेट के अंदर में आप मार्केटिंग में जाते हो, आपका काम केवल मार्केटिंग का है। सीमित है। आप एचआर में जाते हो, आपका काम एचआर का है। आप कोई टेक्निकल एक्सपर्टी हासिल करते हो, आईटी में जाते हो, आपका काम केवल उसी फील्ड से रिलेटेड है। नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर आपको मोस्टली सारा काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, सेल्स भी करनी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तीनों स्किल्स के साथ साथ आज के टाइम में तो आपके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी होनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया में अपना ब्रांड कैसे बनाना है, तो आपको ब्रांडिंग भी आनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के, पब्लिसिटी, ये तीनों के अंदर में एक सटल सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस एक आपको एक कोचिंग ही बढ़िया बता सकती है, एक कोच ही आपको बता सकता है कि क्या डिफरेंस है और कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको पब्लिसिटी करनी है, कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है। सर आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक डायरेक्ट सेलर के लाइफ में, और कितना उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस इस टाइम पर रखनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया के माध्यम से अब वर्ल्ड ओवर पीपल से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटर के लिए सबसे बड़ा एसेट है लोग, और लोग कहाँ पर हैं? सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया को अगर आप राइटली यूज़ कर रहे हैं नो, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप एज अ नेटवर्क मार्केटर अपने प्रोफाइल को कैटलॉग मत बनाओ। नो, आप वहाँ पर डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। आप ही कैंसर का भी इलाज करोगे, आप डायबिटीज़ का भी इलाज कर दोगे। नो, आप प्रोडक्ट कैटलॉग बना दोगे, आप सारी चीज़ की एक्सपर्टीज़ दिखाना कोशिश करते हो वहाँ पे सोशल मीडिया में। रैदर देन सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से क्या होगा कि लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। बोलते हैं ना कि पीपल डू नॉट बाय आवर प्रोडक्ट, दे बाय आवर स्टेट ऑफ माइंड। पीपल डू नॉट ज्वाइन योर कंपनी, पीपल ज्वाइन यू। अब वो यू के अंदर में क्या एक्स फैक्टर है कि लोग आपको ज्वाइन करें? दैट एक्स फैक्टर इज पर्सनल ब्रांडिंग। मैं आपसे क्यों जुड़ूं? जाहिर सी बात है आपके अंदर में कोई अट्रैक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना कि हाँ मेरे को जुड़कर लगे कि अरे यार, आप अगर मुझे रास्ते में शाहरुख खान मिल जाएगा, किसी को भी शाहरुख खान अगर रास्ते में मिल जाएगा, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? यार एक फ़ोटो ले लूँ इसके साथ, क्योंकि अगर इसके साथ फ़ोटो ले ली तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। नो, तो क्यों? अब वैल्यू बढ़ रही है इसलिए फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। तो अब लोग आपके साथ क्यों जुड़ें? क्या आपके अंदर में वो एक्स फैक्टर है कि लोगों को जुड़कर मज़ा आए कि अरे यार मैं शिव अरोड़ा से जुड़ गया तो मज़ा आ गया? तो ये जो एक्स फैक्टर है, ये पर्सनल ब्रांडिंग के ज़रिए आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। और जब यहाँ पर आप अपना सोशल कनेक्ट बढ़ाओगे, पीपल विल डेफिनेटली नो, वो एक विलिंगनेस आएगा, आप कनेक्ट करोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जोड़ना नहीं है, जुड़ना है। लोग तुरंत सोशल मीडिया में ज्वाइन करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, हाय सर, हेलो सर, आ गया दुनिया का नंबर 1 प्लान, मेरा प्लान बेस्ट प्लान है, प्लान मैसेंजर में भेज दिया। अच्छा, कई लोग क्या होता है नंबर मांगने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर मांगा नहीं कि व्हाट्सएप के अंदर में प्लान भेज दिया, बन जाओगे इतने दिन में करोड़पति। तो ऑल दिस थिंग्स, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के अंदर में? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पैसे कमाएं, घर पे बैठकर पैसा कमाएं। हम प्रोजेक्ट ही ऐसा करते हैं कि बिना मेहनत किए पैसा कमाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में आओ। डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इस दुनिया का प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग आपको इतनी कामयाबी कैसे देता है? डायरेक्ट सेलिंग आपको इतनी कामयाबी इसलिए देता है कि जो एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में काम करता है, वो यहाँ पे 5 साल में काम करता है, इसलिए उसको वो सब कुछ मिल जाता है जो लाइफ टाइम में शायद नहीं मिल पाता है किसी को, उसको 5 साल में मिल जाता है। और हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये ईजी बिजनेस है। क्यों? बस वो आ जाए, और वो आ तो जाता है जैसा आपने कहा, मोटिवेट होके। बट नो, उसको लगता है कि मैं ट्रैप्ड हो गया, मुझे फूल किया गया। अब वो यहाँ पे लोगों को नेगेटिव करना चालू करता है। अब वो 4 लोगों को, 10 लोगों को जाके बताएगा कि मत करना, मेरे साथ ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं।
तो लोग जो रट्टाफिकेशन वाला डायलॉग और स्क्रिप्ट्स याद करके रखे हैं ना, ये सब छोड़कर आप सिर्फ लोगों को समझो. द साइकोलॉजी ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इज, आप सिर्फ लोगों को समझो, आप लोगों से जुड़ो, आप लोगों के लिए सोचो. आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट, मेरा कौन सा कंपनी का यूएसपी इसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और वो आपको ज्वाइन करेगा ही करेगा. लेकिन उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ दिखाओ तो आप उसको समझ ही नहीं पाए हो. आप ये माइंडसेट ही लेके गए हो कि मेरे को उसको जोड़ना है. तो जोड़ना नहीं है, जुड़ना है. और जुड़ने के लिए हमको सामने वाले को समझना पड़ेगा, समझने के लिए सुनना पड़ेगा. सुनने का पेशेंस नहीं है. बिल्कुल सही है सर. तो सर हम बात करते हैं ट्रेनिंग की. जब तो ट्रेनिंग की ज़रूरत कॉर्पोरेट और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा एक और सेक्टर में पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता, बट लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और ट्रेनर्स भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अच्छा खासा पे वहाँ पर मिलता है. तो कभी आपका मन मचला वहाँ जाने के लिए, और नहीं तो क्यों? देखो मैम, जहाँ हमें बोलने के लिए पैसे ज़्यादा मिलें, मन किसका नहीं मचलता है, बट उसका इम्पैक्ट समझना होगा. ट्रेनिंग की ज़रूरत डायरेक्ट सेलिंग, कॉर्पोरेट, क्रिप्टो को केवल नहीं है. ट्रेनिंग की ज़रूरत हर किसी की लाइफ में है. द वे दिस लाइफ इज़ मूविंग, अभी जिस तरह से लाइफ मूव कर रही है, जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरह से हम मेंटली कितनी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोचिंग की ज़रूरत तो लाइफ के हर एक पर्सन को, हर एक एस्पेक्ट में, हर किसी को है. मैं अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो पीपल आर लुकिंग अप टू कि हाँ, शिव इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है. प्रमोट तो कर रहा हूँ. क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग हमारी इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है, और एक इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, जिसके पास फाइनेंस की कमी है, जिसके पास वैसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे उसको ऐसा ग्रोथ मिल सके. डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर कितना प्रॉमिसिंग आप देखते हैं? डायरेक्ट सेलिंग पहले, अभी और आने वाले कल में भी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर था, है और रहेगा. इसलिए बिकॉज यहाँ पर आपको कोई मेजर काम नहीं करना है. अब एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, वो कितने रिस्क ले रहा है. यहाँ पर आपने क्या रिस्क लिया? यहाँ पे आपको अपने हार्डवर्क का रिस्क लेना है. अल्टीमेटली यहाँ पर आपको लॉस एक भी नहीं है, एक लूज़र भी. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, लेकिन वो सारे फेलियर्स लाइफ में सक्सेसफुल हो गए. वो सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल हुए, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इतना ज़्यादा कुछ उन्होंने किया है ना, कि जिससे वो ग्रो बहुत हुए, जिसके कारण वो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए. डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा करियर है जो आपको सीखने के लिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक ऑन फील्ड एक्सपीरियंस देता है, जितना कि एक बी स्कूल में नहीं सीखा जा सकता है, पूरी कॉलेजिंग लाइफ में नहीं सीखा जा सकता है. वो 3 साल 5 साल के डायरेक्ट सेलिंग करियर के अंदर में सीखा जा सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप MBA नहीं करो, आप कॉलेज मत जाओ और आप डायरेक्ट सेलिंग करो, बट डायरेक्ट सेलिंग आपको वो अनुभव, आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, एक एक्स फैक्टर जोड़ देता है. एक जो डायरेक्ट सेलर है उसका कम्युनिकेशन लेवल अपग्रेड हो जाता है, उसके अंदर सेलिंग स्किल्स आ जाती हैं, उसके अंदर नेगोशिएटिंग स्किल्स आ जाती हैं. तो वो एक नॉर्मल इंसान से तो हर पहलू में एक बेहतर इंसान बन जाता है. तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ एंड विल बी द मोस्ट प्रोमिसिंग करियर वर्ल्ड वाइड. तो सर आपकी ट्रेनिंग का थोड़ा सा अंश हम थोड़ा सा फ़ायदा लेना चाहेंगे अपने नेटवर्किंग के दीवानों के लिए, और मैं चाहूँगी आप उनके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कीजिए जो न्यू नेटवर्कर हैं खासकर उनके लिए, और जो ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रहे हैं उनके लिए. ओके, दोनों के लिए. हाँ जी. ओके, तो फॉर द पीपल जो जस्ट जॉइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और एनी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप बिजनेस करने के लिए सीधा जंप मत करो. पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ करो, आप कन्विंस्ड हो जाओ उस प्रोडक्ट को मैं इसको किसी और को रेकमेंड कर सकता हूँ.
तभी आप इस बिजनेस में कूदो. नो, दिस इज नंबर 1. नंबर 2, आप डायरेक्टली बिजनेस करने के लिए जंप मत करो कि मतलब मेरे को लोगों को जोड़ देना है. नो, एम्फेसाइज ऑन लर्निंग फर्स्ट. यहाँ पर क्या, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा अपनी अपलाइंस के साथ है ना समय बिताओ. एक हफ्ता देखो वो किस तरह से बात करते हैं. आप फ़ोन पे भी बात करोगे ना, नो, जस्ट फॉर द न्यू नेटवर्कर्स, आप जब अपनी अपलाइन से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे, तो यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स. जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए कि अरे ये कैसे बात कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं. आप जब उनके साथ प्लान दिखाने जाओगे तो देखोगे कि किस तरह से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं सामने वाले का, वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं. प्रॉब्लम क्या होता है ना, पीपल गेट मोटिवेटेड by after joining this business and they start telling people. प्रोडक्ट तो कभी यूज़ ही नहीं किया, प्रोडक्ट कभी आया भी नहीं, उसे पहले ही लोगों को रिकमेंड करना चालू कर दिया. तो फर्स्ट आप प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको लगे अच्छा, इसको रिकमेंड करके आगे बढ़ सकते हैं. फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे सीखो, अपने अपलाइन के साथ रहो, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद स्टेप वाइज नो कि मुझे क्या करना है. अब आपने सब चीज़ सीख ली, समझ ली, अब आपको भी तो देखना होगा कि मेरे को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने, वो बदलाव करो. अब 4th स्टेप में अब यहाँ पे आप बिजनेस करने उतरो, आपको यहाँ पर ज़्यादा सफलता मिलेगी. मतलब यही होता है ना मैम कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, फिर हम इंजीनियर बनते हैं. पर मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेनिंग यहाँ पार्ट पे स्किप तो करके ज्वाइन करते ही हम लीडर हैं. यहाँ तो हम ज्वाइन किया नहीं कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हो और गए. इसी एक्साइटमेंट लेवल का फायदा उठा के लोग मीम्स बनाते हैं. या तो आप अपने मैं तो बोलता हूँ कि बिना ट्रेनिंग के जब बंदा जाता है, या तो वो अपने प्रॉस्पेक्ट को किल करता है, या उसका प्रॉस्पेक्ट उसको किल करता है. नो, दो ही चीज़ें हो सकती है, तीसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है. पुराने नेटवर्कर्स के लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि नेवर फॉरगेट द बेसिक्स. इस बिजनेस का बेसिक क्या है? 1-on-1 प्लान. जब नेटवर्कर बड़ा हो जाता है, उसको सेमिनार्स लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उस मंच में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ ज़्यादा लोग हैं. नो, बट गिव इम्पोर्टेंस टू नो 1-on-1 मीटिंग. वो 1-on-1 मीटिंग ही है जो इस बिजनेस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है. तो 1-on-1 मीटिंग, 1-on-1 क्लोजिंग और 1-on-1 काउंसलिंग, इन 3 चीज़ों को कभी नहीं छोड़ें. सर ये तो बात हुई टिप्स की. Okay. अब अगर हम बात करते हैं डेली मोटिवेशन की, क्योंकि जैसे रोज़ हमें पूजा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी में आने के लिए. तो डेली मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए किसी भी इंसान को, चाहे वो नेटवर्कर है या आम इंसान है, हम जैसे भी हैं. तो डेली मोटिवेशन अपने गोल को उस पर टिके रहने के लिए क्या करना चाहिए हमें? People use एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स मोर. लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं ज़्यादा. वीडियोस, बुक्स, पॉडकास्ट, ऑडियो. नो, बट आप देखो कि जब कोई बंदा ज़्यादा हताश होता है तो वो वीडियो भी नहीं देखना चाहता है. नो, क्योंकि अपलाइन ने बताया है वीडियो देखा करो, पॉडकास्ट सुना करो, नो, ऑडियो टेप सुनो, बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव रहोगे. बट चूंकि ये एक्सटर्नल है, उसको पता है, वो अपने आप को समझा के हर दिन ये काम थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा हताशा मिलती है वो भी नहीं करना चाहता है. हमको फोकस करना है अपने इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर पे. और वो क्या है? मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैं ये बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ. नो, मैंने स्टार्ट क्यों किया. अगर मुझे ये पता है ना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया, मैं डिमोटिवेट तो हो नहीं सकता. मेरे को 4 लोगों ने मना किया, मैंने 4 लोगों की हाँ के लिए तो ज्वाइन किया ही नहीं था. मेरी 2 लोगों ने मेरी टीम छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली. मेरे सपने उन 2 लोगों पर तो डिपेंडेंट नहीं है ना. आप क्यों इतने कमज़ोर हो जा रहे हैं कि वो 2 लोगों ने कंपनी छोड़ दी तो अब मेरा क्या होगा? इसका मतलब आपके अंदर में कमी है. आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे उन 2 कंधों के सहारे. कभी नहीं हो सकता. आपका मोटिवेटिंग फैक्टर, आपका इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, या ये आप ही जानते हो, ये आपको निकालना है. आपका वाई क्या है. अब मैम, मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ, एक वाई ट्रेनिंग मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वैल्यूज़ की बात करता हूँ, ह्यूमन नीड्स की बात करता हूँ. लोग जो भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वो क्यों लेते हैं, वही लोगों को नहीं पता है ना. इंटरेस्टिंग है सर. ये अब मैं पूछता हूँ कि आप क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है.
तो बोलते पैसा क्यों कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर बनाना है। क्यों घर बनाना है? घर वालों के लिए। तो घर वालों के लिए क्यों बनाना है? तो बोलते हैं सर आप, मैं जो भी बोलूँगा आप तो ये लगा के पूछ दोगे कि क्यों करना है। नो, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिंपल रीज़न कि हर एक मूव के पीछे एक इमोशनल रीज़न है। उस इमोशनल रीज़न तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ये आत्ममंथन की बात है और यहाँ तक कोई पहुंचना नहीं चाहता है। मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। ये एक 4 लोगों का सुना तो खुद बोलने लगे सर ये एक बहुत बड़ा इमोशनल रीज़न है। नो, तो अगर ये इतना बड़ा रीज़न था, इमोशनल रीज़न, तो आज तुम निगेटिव क्यों हुए? दैट मीन्स एक्चुअली वो रीज़न आपके साथ कनेक्टेड नहीं था। तो यू नीड टू डिग आउट। वो जो प्रोसेस है एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अगर जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि ह्यूमन नीड्स को हम कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने एक और सवाल पूछा था माइथोलॉजी से रिलेटेड, तो आई वांट टू ऐड कि आप रामायण की बात ले लो। रामायण के अंदर में हमने देखा कि रावण ने सीता माता का हरण किया। उन्होंने अपने दोनों भाई को बताया, विभीषण को भी बताया, कुंभकर्ण को भी बताया। दोनों ने इस कृत्य की निंदा की कि भाई तुमने गलत किया। दोनों ने निंदा की, लेकिन एक भाई के साथ खड़ा हो गया और एक भाई के अगेंस्ट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग थी। वैल्यूज़ अलग थी, इसीलिए डिसीजन अलग हो गया। हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट हेटिंग द पीपल जो हमको ज्वाइन नहीं करता है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि उसने ये रीज़न क्यों बोला। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में निगेटिव बोल देता है तो हम उनसे खफा हो जाते हैं, यार ये मेरी इंडस्ट्री, तुम इसके बारे में निगेटिव क्यों बोल रहे हो? वो गलत नहीं है, वो जला हुआ है। अब वो जला क्यों, कैसे, इस बात को समझने का प्रयास करो ना। नहीं मैं तो नहीं ठगराना, मैं तो उसके पास अच्छा प्रस्ताव लेके गया था। अरे वो किस हद तक जला था ये तो सोचो ना। उसके लिए थोड़ा सा तो कंपैशन रखो ना। वो कंपैशन नहीं है। तो ये जो नीड्स, ह्यूमन नीड्स है, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो रीज़न है, ये हमारे डिसीजंस को मूव करते हैं। तो हमको ये समझना है कि मैं अब मोस्ट ऑफ द पीपल पहले इंस्टेंस में डायरेक्ट सेलिंग मोटिवेशनल फैक्टर के ऊपर में ही ज्वाइन करते हैं, मोटिवेट होके ही। राइट। यहाँ तक ठीक है। अब जब आ गए यहाँ पे, पहला स्टेप ये रहना चाहिए कि आपको उसका वाई क्लियर करना है। एक अपलाइन का रोल ये होना चाहिए, वाई क्लियर करना है। हर एक इंसान का लाइफ में गोल होना चाहिए कि पहले मेरे को अपने वाई पे काम करना है। ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई, बिकॉज जिसका वाई क्लियर है, अब एज अ ट्रेनर मेरा तो वाई क्लियर है ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ कोचिंग, मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेनिंग। नो, आई कैन नॉट ऑलवेज कि मेरे को पैसे के लिए ही करना है तो फिर मैं क्रिप्टो में भी ट्रेनिंग करूँगा। तो मेरे एथिक्स वो क्यों है, तो मेरा क्यों क्लियर है ना। तो ये जिसका क्यों क्लियर होगा उसकी लाइफ में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। जिसका क्यों क्लियर नहीं होगा उसकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आगे जाके फंसेगा ही फंसेगा। वो डिमोटिवेट भी होगा, वो निगेटिव भी होगा, उसको बार बार पानी डालते रहो, कैसेट सुनाते रहो, किताब पढ़ाते रहो। बट देयर में भी कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत लाइफ में किताबें नहीं पढ़ी, कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं सुने, बट वो बहुत कामयाब है क्योंकि उनका वाई फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वाई फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर आप क्या टिप देते हैं कि कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, तो कोई कहता है कि फ़ोटो आप चिपका लीजिए, बहुत सारे ट्रेनर सजेस्ट करते हैं कि आप वॉलपेपर लगा लीजिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस टाइप, कितना वो स्ट्रांगली वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है? आई डू बिलीव हमें अपने गोल्स को अपने आँखों के सामने तो रखना चाहिए, कि उससे हमारा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई डू बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट उससे ज़्यादा हमारी लाइफ में काम करता है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ जो हमारा प्रकृति का लॉ है, और वो कहता है कि आप जो करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। तो केवल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या वॉलपेपर लगाने से या केवल विजुअलाइजेशन करने से या केवल एफर्मेशन से चीज़ें नहीं बनेंगी।
वो ज़रूरी है, मैं मानता हूँ. दे आर 1%. 99% आपका कर्म डिसाइड करेगा. आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी. ये बिज़नेस लोगों के बीच रहने का है, और आप जितना लोगों के साथ मिलने में इंजॉय करोगे, आप जब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, आप जब लोगों को सुनोगे, आप जब अलग अलग जगह में जाओगे, दैट इज़ द रीज़न आई से कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू गेट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द पीपल. और हिंदुस्तान के अंदर में इतनी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं. तो यू कैन live your life to the fullest if you join network marketing industry. तो सर हमने आज बहुत कुछ जाना एक नेटवर्कर के लिए क्या ज़रूरी है और ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए, हमें खूब सारी एजुकेशन देने के लिए, एंड होप कि हम फिर मिलें, फिर हम कुछ न्यू थॉट्स डिस्कस करें नेटवर्किंग के दीवानों के लिए. तो थैंक यू वेरी मच सर हमारे शो पर आने के लिए. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. And even I want to congratulate you people for this wonderful initiative, Networking के दीवाने, because this is something जो लोगों को अभी एक रियलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दिखाने का आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ा हुआ है. जैसे ऐसा लगता है कि आपने एक संकल्प यात्रा निकाली हुई है इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि आप यू आर ब्रिंगिंग व्हाट इज़ रियल नो. क्योंकि हमारी जब भी पहले इंटरेक्शन हुआ इस पॉडकास्ट को लेके, आपने कहा कि हम इसको रॉ रखना चाहेंगे, हम उसको रियल रखना चाहेंगे. सो द करेज यू पीपल आर शोइंग इज़ अमेजिंग. आई विश कि ये शो बहुत आगे बढ़े, आप लोगों का ये इनिशिएटिव लोगों को हेल्प करने में, ग्रो करने में मदद करे. थैंक यू सर. थैंक यू सर.